गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, क्विक क्रैकर 45 डे 1 16 जुलाई आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले ये समझते हैं, जैसा कि बताया गया है आपको कि पहले 10-15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर का एक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो उसको रिकॉल करते हुए उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। तो हम जो जो इम्पॉर्टेंट है यूनिट एंड डायमेंशंस में उसको एक बार देख लेते हैं। और दूसरी चीज़, चूँकि नीट के एग्ज़ाम में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, तो उसको भी हमें ख्याल में रख करके ये क्वेश्चंस करना होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं कि ये यूनिट एंड डायमेंशंस में अगर हम देखें तो पहला है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। इस पे बेसिस बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको हम देखेंगे। दूसरा है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। थर्ड पॉइंट हम सीखेंगे टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी इन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिराइव करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर सीखेंगे, इसमें राउंड ऑफ करना सीखेंगे, एरर सीखेंगे, वर्नियर और स्क्रू गेज बेसिकली इसमें सीखेंगे कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम जो स्टार्ट करने चल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जब भी कोई क्वेश्चन आए, अगर कन्वर्जन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में करना हो, तो आप ये बेसिक चीज़ें ये याद रखेंगे। अब N1 क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। और U1 क्या है? डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम। यूनिट इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम ऐसे रखें, यूनिट ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम। जो भी यूनिट हो, यूनिट ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम। ठीक, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? सेकेंड यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है? न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट होती है, मतलब MLT-2। तो हम यहाँ पे N1 दिया है, ये N1 की वैल्यू 1 रख दिया, यहाँ पे M1 L1 T1 रख दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे डाइन में कन्वर्ट करना मुझे पता है ये CGS यूनिट सिस्टम है, तो यहाँ पे N2 निकालना है। CGS यूनिट सिस्टम मतलब कि यहाँ पे M2 होगा, L2 होगा और T2 की पावर -2 होगा। तो N2 की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, N2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 × M1/M2 पावर 1, L1/L2 पावर 1, T1/T2 पावर -2। ये डायरेक्ट फार्मूला। अब अगर मुझे आ जाए, अगर स्पीड कैसे मेंटेन करें कि आप ऐसे इसी फॉर्मेट में ही लिखना सीख लेते हैं कि अच्छा N2 चाहिए, N1 पता है, इसका डायमेंशन ये होता है, तो मैं इसी फॉर्मेट में डायरेक्ट रख करके क्वेश्चन का सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 × M1 की वैल्यू मुझे पता है, ये MKS है तो kg, और यहाँ पे ग्राम CGS में है तो ये ग्राम। ठीक, अब यहाँ पे kg पावर 1 यहाँ पे रखेंगे, ये मीटर/सेंटीमीटर cm। ऑलराइट, यहाँ पे भी सेकंड होता है और यहाँ पे भी सेकंड होता है, पावर -2। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 × kg को हमें चेंज करना है CGS में, मतलब 1 kg को मतलब 10³ ग्राम। तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचेगा। यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आपको डायरेक्ट आंसर ये लिखने आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10⁵ ये आंसर इतने डाइन में होना चाहिए। अब आते हैं कि अच्छा ये जो दूसरा क्वेश्चन आया इसी पे, इसको देखते कैसे सॉल्व करते हैं आप। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि
द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन एमकेएस सिस्टम में दिया है, इसको आपको सीजीएस सिस्टम में लिखना है। किस में लिखना है? सीजीएस सिस्टम में। तो देखो शॉर्टकट कैसे हम देखेंगे, शॉर्टकट ऐसे देखेंगे कि आपको जी का पहले हम डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो आपको जी बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2। ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो F की वैल्यू MLT-2 यहाँ पे क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई M स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट -1 रख देंगे। अब हमें N2 डायरेक्ट चाहिए, तो N2 बराबर क्या लिखेंगे बोलो? 6 N1 की वैल्यू दिया है 6.67 10⁻11। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा M1/M2 पावर -1। यहाँ पे L1/L2 पावर 3, यहाँ पे T1/T2 पावर -2। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें पता है बिल्कुल, देखें यहाँ पे 6.67 10⁻11। यहाँ पे MKS में पता है, मतलब ये kg में होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम में लिखेंगे। अब kg को हटाएंगे तो 10 की पावर 3 होगा, यहाँ पे 10⁻3 पावर -1 है यहाँ पे, तो 10 की पावर -3 रखेंगे। यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर का क्यूब मतलब 10⁻6। यहाँ पे वैल्यू तो 1 ही आएगी। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखें 6.67 10⁻, ये वैल्यू आपके पास 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 - 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8। ये आपके पास सीजीएस यूनिट में आंसर होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। खत्म। तो ये हमें 1-1 मिनट में उड़ाने आना चाहिए, मतलब कोई भी यूनिट सिस्टम आ जाए, कोई भी यूनिट कन्वर्जन बेसिकली आ जाए, तो हमें 1-1 मिनट में ये क्वेश्चन उड़ाने आने चाहिए। ऑलराइट, बेसिक फाउंडेशन ये है N1U1 = N2U2। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं जो दूसरा इसमें पार्ट आता है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। कोई सा भी इक्वेशन हो, इक्वेशन तभी वो सही है जब वो डायमेंशनली बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। इसमें जैसे आपके पास कोई सा भी इक्वेशन ऑफ मोशन में ही देख लेते हैं, S = ut + हाफ at² या हाफ gt²। अंडर ग्रेविटी की रही, तो अब हमें पूछ लिया गया कि ये सही है या गलत है। तो ये तभी सही है जब ये डायमेंशनली बैलेंस हो। तो अगर यहाँ पे देखें इसका डायमेंशन क्या है? L है, तो यहाँ पे भी देखें U मतलब LT-1 स्पीड है ना, ये LT-1 इंटू टाइम आया T, तो ये दोनों कैंसिल, मतलब यहाँ पे L आया। यहाँ भी L है, यहाँ पे भी L है, प्लस यहाँ पे हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 इंटू T², तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी L आ रहा है। मतलब L = यहाँ पे भी बैलेंस है, डायमेंशनली बैलेंस है। दो इक्वेशन जोड़ी या घटाई तभी जा सकती हैं जब वो डायमेंशनली बैलेंस हो। ठीक, इसको बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलते हैं। ऑलराइट, बात क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप थर्ड इक्वेशन पढ़े होगे, v² = u² + 2as। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे LT-1 होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्पीड, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो यहाँ पे LT-1 होल स्क्वायर करेंगे 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? LT-2 है। ऑलराइट, यहाँ पे भी L है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है? L² T-2। यहाँ पे भी आ रही है L² T-2। यहाँ पे भी क्या आ रही है? यहाँ पे भी देखें तो इसका 2 का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे L² देखें, यहाँ पे ऐड किया गया है ना, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L² T-2। मतलब ये कन्फर्म है कि ये भी इक्वेशन अपना सही है। जितने भी इक्वेशंस होते हैं, जितने भी इक्वेशंस आप देख लें, वो अगर डायमेंशनली बैलेंस नहीं है तो वो इनकरेक्ट हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आता है, जैसे इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। इसी अगर क्वेश्चन नंबर 3 से बात कर लें कि आपके पास v = a + b/t² + c/d - t,
ऐसे एक इक्वेशन दिया है, आया है क्वेश्चन, खूब आया है। तो आपसे पूछता है कि ए बी सी डी की डायमेंशन बताओ। सिंपल बेसिक फंडा, 1 मिनट में उड़ाना है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे पता है आपको LT-1 और यहाँ पे ए अकेला है, मतलब ये डायमेंशन इसका क्या होगा, ए की डायमेंशन LT-1 खत्म। अब ये भी ऐड किया गया है तो मतलब डायमेंशन तो वही होना चाहिए। इसका मतलब B/T की डायमेंशन LT-1 के बराबर, या B की वैल्यू क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L आ जाएगा, तो B की डायमेंशन निकल गई। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों ऐड या सब्सट्रैक्ट किया गया, बताया था जोड़ा या घटाया जाए। इफ एडेड और सब्सट्रैक्टेड इट शुड बी डायमेंशनली बैलेंस। इसका मतलब अगर यहाँ पे D और D-T किया गया, मतलब D की डायमेंशन किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। अब हमें देखें C की बात करते हैं, तो C/T, ये दोनों डायमेंशन तो एक ही होगा, D और T, तो D/T इक्वल टू LT-1। ऑलराइट, तो यहाँ पे C की डायमेंशन क्या हो गई, ये भी L आ गया। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, कभी कभी कुछ फंसाने वाले भी क्वेश्चंस, 1-1 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फंसाने वाले क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं कि S इक्वल टू, ऐसे रैंडम ले लेते हैं, a प्लस e टू द पावर bx, e टू द पावर bx, s इक्वल टू a प्लस e टू द पावर bx। अब हमें पूछ लिया कि a और b की डायमेंशन बताओ। तो आपको क्या बेसिक फाउंडेशन जो आपने सीखा है कि ये दूरी है, यहाँ पे l है डायमेंशन, यहाँ पे a मतलब कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट, तो इसका मतलब a की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, l के बराबर होगी। अब हमें आते हैं एक्सपोनेंशियल, चूंकि एक्सपोनेंशियल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ये पक्का है, और न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस होती है। इसका मतलब कि b इंटू एक्स जो है वो क्या होगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी, b बराबर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ डिवाइडेड बाई डायमेंशन इसकी l लिख दिया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, LT-1 हो गई। तो एक तो b का हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बार नीट में क्वेश्चंस आया है, प्रेशर के टर्म्स में वहाँ पे पूछ दिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि बोलेगा इसकी डायमेंशन ईटा की बताइए। तो ईटा की डायमेंशन हमें देखो, ये रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन 1 मिनट में कैसे उड़ाया जाए क्वेश्चन को। हमें पता है कि जो यहाँ पे x मीटर में है और ये भी दो क्वांटिटी जोड़ी या घटाई गई हैं, तो इसकी डायमेंशनली बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर आपके पास पता है, प्रेशर की डायमेंशन क्या है, m फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ml-1t-2 इंटू यहाँ पे l स्क्वायर करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाई l स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, l टू द पावर 1 हो जाएगी। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे LT-1 और यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ पे L लिख दिया। ऑलराइट, अब ये हमारे पास आ गया है, तो यहाँ से LL कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ml-1 ऊपर जाएगा तो ml-1 t-2, यहाँ पे प्लस जो हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t-1 हो जाएगा, ml-1 t-1। अब ऐसे रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे a b c की डायमेंशन क्या है, तो a और b c की डायमेंशन पूछा है, तो यहाँ पे हमें पता है LT-1 ये है। अब यहाँ पे a इंटू टी है, इसका मतलब डायमेंशनली बैलेंस है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई टी करूँगा, LT-1 डिवाइडेड बाई टी कर दूंगा तो वैल्यू क्या LT-2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं कि b की डायमेंशन, देखो b c और t आपस में जोड़े गए हैं, मतलब c की डायमेंशन पक्का t के बराबर है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं b की डायमेंशन क्या होगी, तो ये पता है b/t की जो डायमेंशन है, b/t की डायमेंशन है वो इसके बराबर है, मतलब LT-1 के बराबर है। इसका मतलब b की डायमेंशन किसके बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l के बराबर आ जाएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, 1-1 मिनट का क्वेश्चन से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रिलेशन दे दिया कि f = 6 पाई ईटा RV।
6 पाई ईटा आर वी में हमें पूछा कि ईटा की डायमेंशन बताओ, तो हमें पता है कि ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी। हमें 6 पाई से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर मतलब लेंथ, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एल एल कैंसिल, तो यहाँ पे भी आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे भी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख देगा, P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे तो हमें पक्का पता है कि पूछा है कि अल्फ़ा की डायमेंशन क्या होगी, अल्फ़ा की डायमेंशन पूछा, तो इतना तो पक्का पता है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका जो भी पावर होगा वो डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा टी स्क्वायर ये किसके बराबर है, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। ऑलराइट, अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, t टू द पावर -2 हो जाएगी, डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा t टू द पावर -2। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही बने रहिए और आप नोट डाउन भी करते चलें। जहाँ पे भी डाउट हो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि ये क्विक क्रैकर 45 का मेन उद्देश्य ही यही है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करें और क्विक रिवीजन करें। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत आता है, मतलब नीट में पिछले 32 सालों में कम से कम मान चलें 10-12 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो इस पे भी देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कि कोई बोल देता है कि कोई वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे, किस पे, इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे। तो डिराइव द रिलेशनशिप ऑफ स्पीड। कोई सा भी साउंड वेव है, साउंड वेव अगर यहाँ आप देखें, साउंड वेव की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे आप कैसे डिराइव करेंगे, अब 1 मिनट का क्वेश्चन है, पहले देखिए, पहले क्या समझे, क्या करना है, k इंटू ए टू द पावर a कर लें, e टू द पावर a प्लस रो टू द पावर b। अब यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करते हैं, यंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस मतलब जो आपके पास नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस की जो डायमेंशन होगी बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास LT-1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं। यहाँ पे अगर देखें फोर्स अपॉन एरिया तो ML-1 T-2, डायरेक्ट ऐसे लिखना सीखें। इसका पावर A, यहाँ पे रो की पावर, रो मतलब डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ML की पावर -3 पावर B। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे तो m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे m की पावर एक साथ रख लें, m की पावर a है प्लस b है। ऑलराइट, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ देखें तो l की पावर यहाँ पे -3b। ऑलराइट, और t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर -2a। अब हमें देखें यहाँ पे अगर कंपैरिजन करता हूँ m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, तो आपको क्या पता है कि a प्लस b की पहली वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 0 है। दूसरी चीज़ कि -2a बराबर -1, पावर कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1/2, क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। अब ये 1/2 आ गया तो पक्का b पता हो गया, b बराबर -a, तो मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब तीसरी बात यहाँ पे भी ये वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, ये वाली -a -3b = 1। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। l टू द पावर -2a -3b, यहाँ पे l टू द पावर -1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/2 आई है, तो -1/2 -3 इंटू b की वैल्यू क्या आई है, -1/2। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो क्या ये 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3/2
1/2 तो मतलब 1 ही आएगा, मतलब ये भी बैलेंस कर रहा है। जब बैलेंस कर आप डायरेक्ट लिखना चाहें यहाँ पे e टू द पावर a माना था, a की वैल्यू कितना 1/2, रो टू द पावर b माना था, b की वैल्यू -1/2, मतलब वेलोसिटी का जो फंक्शन आएगा, जो वेलोसिटी होगी इट इज इक्वल टू k टाइम्स e टू द पावर 1/2 है, तो इसका मतलब अंडर रूट लगा देंगे e/रो। ठीक, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ऐसे नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। कह रहा है कि इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल यूनिट देन द यूनिट डायमेंशन ऑफ मास। तो ध्यान से समझें, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास की डायमेंशन बतानी है और ये 3 फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रही है। पहला फोर्स टू द पावर a मान लेंगे, वेलोसिटी टू द पावर b मान लेंगे और टाइम टू द पावर c मान लेंगे। ठीक, अब ये आपको पता है कि m टू द पावर n, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m l t माइनस 2 पावर a, यहाँ पे वेलोसिटी l t माइनस 1 की पावर b, यहाँ पे t टू द पावर c। तो यहाँ पे m को एक साथ रखें, m टू द पावर यहाँ देखें तो सिर्फ एक a आ रहा है, फिर l के साथ रखें तो a प्लस यहाँ पे a प्लस b, ये l के साथ होगा और t के साथ क्या आ जाएगा -2a माइनस b प्लस c, और इस साइड क्या आ रहा है आपके पास m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे तो a की वैल्यू पक्का 1 आ गई, a की वैल्यू डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया। अब दूसरी चीज़ कि l को कंपेयर करेंगे तो a प्लस b बराबर 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा -a, मतलब b की वैल्यू -1 के बराबर आ गई। a b दोनों निकल गए हैं, अभी हमें c निकालना है। तो यहाँ आप देखें -2a माइनस b प्लस c बराबर, यहाँ पे पावर ये इक्वल टू क्या है 0, तो -2 इंटू a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब b की वैल्यू -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c बराबर 0, तो ये -2 + 1 -1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमारे पास a b c दोनों आ चुके हैं, a b और c डायरेक्ट 1 मिनट के ही अंदर उड़ाना है। तो आप क्या आंसर हो जाएगा, अगर देखें तो m टू द पावर जो m का डायमेंशन होगा f टू द पावर 1, v टू द पावर -1 एंड टाइम टू द पावर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 में क्या कह रहा है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इस कोर्स का स्ट्रक्चर ही वही है। तो एक बोलता है कि अगर एक स्प्रिंग है जिसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है तो वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो उसका है वो मास m टू द पावर x k टू द पावर y वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी मतलब LT-1 1 टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा 1 टाइम c इंटू यहाँ पे c मतलब यहाँ पे सम कांस्टेंट दिया है, k यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ c रख सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ c इस वजह से रखा है कि यहाँ k रखा है तो c ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे c ही रखा हूँ। यहाँ पे m टू द पावर x, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब f/x मतलब mLT-2 डिवाइडेड बाई l करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी mt टू द पावर -2, तो क्या आ जाएगा mt-2 पावर y। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सब कुछ पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे m टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 है। इसका मतलब आपके पास अगर यहाँ पे m को एक साथ रखें तो x प्लस वाई, फिर l को, तो l की तो वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, l की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम t के बारे में बात करें तो t का वैल्यू है हमारे पास -2y, तो ये कंपैरिजन करेंगे तो -2y की वैल्यू -1 या y = 1/2, y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें x चाहिए तो हमें ये भी पता है x + y = 0, मतलब x + y = 0, तो x बराबर -y मतलब -1/2। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का नया रिलेशन क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट c इंटू m टू द पावर x, m की वैल्यू x है मतलब -1/2, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं k/x √of k/x। आपने ये टाइम पीरियड याद करो, टाइम पीरियड का आपने फार्मूला पढ़ा है t = 2 पाई √of m/k।
तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी को जस्ट पलट दो तो सी की वैल्यू क्या है, सी इज सम कांस्टेंट दैट इज 2 पाई 1/2 पाई आता है। इसकी वैल्यू सी की अगर उल्टा करेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम है, के बाई एक्स नहीं के बाई एम है। ऑलराइट, तो ये भी एक आसान सा होता है और बहुत इस पर क्वेश्चन मतलब बोलता है कि ये पैरामीटर्स, ये जो है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल जैसे MLT थीटा ये सब आपने पढ़ा है, तो बोलता है कि ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, दूसरा कोई फंडामेंटल यूनिट बना देगा, बोलेगा टाइम का डायमेंशन बताओ, लेंथ का डायमेंशन बताओ, मास का डायमेंशन बताओ। कॉन्सेप्ट वही है सिंपल कि अच्छा ये फंडामेंटल यूनिट है, हमें इसकी निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, तो फोर्स पावर A लगाएं, वेलोसिटी पावर B लगाएं, टाइम टू पावर C लगाएं और सीधा सॉल्व करें। यही प्रोसेस जैसे बताया हूँ वही प्रोसेस अपना करके पूरा सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में ये पूछा जाए। राउंड ऑफ के बारे में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लेते हैं कि जैसे 1 2 3 1 2 5 6 7, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 3 और ये 2 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है, 5 है। ऑलराइट, दूसरा रूल क्या कहता है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मान लें फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 5 0 6 7, तो इसमें ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये जीरो डिजिट्स है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है जब ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है। इसका मतलब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम कुछ तीसरे रूल में बात करें, ऑल द जीरोस टू बी लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल 0.167, अब ये 0.0167, तो ये जो जीरो है क्या है, सिग्निफिकेंट है, नहीं। ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तीसरा रूल ये कहता है। चौथा रूल क्या कहता है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, कि अगर नंबर लेस देन 1 हो, जीरोस टू बी लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इसमें देख लें कि इसमें 0.005646, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। क्या ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इफ नंबर इज लेस देन 1 जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितने हैं, 5, तो SF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, आते हैं फिफ्थ रूल में, क्या बोलता है, इफ द ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन द नंबर विद डिसिम्बल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 0.1.080, ऑलराइट, अब यहाँ पे ये वाला जो जीरो होगा लास्ट में वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला द ट्रेलिंग जीरोज, मतलब लास्ट वाला जीरोज ऑफ द राइट लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स ये है, इन अ नंबर विद डिसिम्बल पॉइंट्स आर टू बी सिग्निफिकेंट, मतलब ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए यहाँ पे, SF की वैल्यू हो गई 4। समझ में आया। लास्ट एग्जाम्पल, व्हेन अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स डज नॉट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई नंबर है वो अगर आप उसको पावर में रख देते हैं तो उसके पावर से लगने से उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि 12.3, तो आपको ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए।
अब इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1.23 10⁻1 लिखा जा सकता है। हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कर दिया, पावर के फॉर्म में कर दिया। क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। इसका ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ये एक्सपोनेंशियल लगने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं हो। और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? 0.123 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? अभी भी एस एफ की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर सर पावर, अगर आप यूनिट भी चेंज करते हो, जैसे मान लो कि 506 मीटर है, अब उसको सेंटीमीटर में कर डालो, एमएम में कर डालो, माइक्रोमीटर में कर डालो, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात याद रखेंगे। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ ऐसे ही बने रहें ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। राउंड ऑफ के बारे में 3 रूल बेसिक है। ये 3 रूल अगर आपको आता है तो सारे राउंड ऑफ कर लेंगे। पहला रूल क्या कहता है? इफ़ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज मोर देन 5, जैसा कि आपने पढ़ा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। जैसे आपके पास 8.67 है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो हमें 7 को हटाना पड़ेगा। अब 7 क्या है? 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 से बढ़ जाएगा, तो मतलब 8.7 हो जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है इफ़ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, अगर 5 से कम हो फिर क्या होगा सर? तो क्या होगा? द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब 3.94 है, तो ये 5 से कम है, तो ये वैल्यू कितनी ही होगी? 3.9 ही होगी। सिंपल दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है इफ़ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज 5, अगर हमें सर 5 को ही राउंड ऑफ करना पड़े, फिर 2 रूल हैं इसमें। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हुआ तो इंक्रीज बाई 1, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन हुआ तो ज्यों का त्यों। सिंपल। जैसे आपके पास 14.35 है, हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, यहाँ से इसको 5 को हटाना है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 14.4 हो जाएगी। जैसे 6.85 है, इसको मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 से यहाँ पे 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को हटाने के लिए प्रीसीडिंग क्या है? इवन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.8। तो अगर ये 3 रूल आपको पता है तो आप राउंड ऑफ कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं एरर। एरर पे क्वेश्चन खूब धमाकेदार आते हैं, तो एरर देखते हैं। एरर का बेसिक फंडामेंटल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो एरर में अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू ही बात करेंगे। पहला चीज़ क्या है कि अगर मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे बोलता क्या है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इफ परसेंटेज एरर इन मास इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा m बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 2% का एरर है। फिर बोलता है परसेंटेज एरर डेल्टा v बाई v इंटू 100, इसमें 4% का एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर होगा? तो सिंपल कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी आपने क्या सीखा? 12mv²। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो डेल्टा के अपान के इंटू 100 इज इक्वल टू, हाफ से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस यहाँ पे ये जो पावर होती, पावर पहले आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाइड बाई 100। शॉर्टकट यहाँ पे ये आपको परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट का एरर है? 2% का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई v इंटू 100, कितना परसेंट का है? 4% का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10% का एरर होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। और भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे भी यहाँ पे भी आता है कि मान लेते हैं कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। बोलता है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड
इफ़ एल में जो डेल्टा एल बाई एल है मल्टीप्लाइड बाई 100 उसमें 2%, उसमें 3% का एरर है, 3% का, और डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 उसमें 4% का एरर है। तो हमें ये बताएं टाइम पीरियड में कितना परसेंट का एरर होगा। तो हमें इसको लिखने का तरीका क्या आना चाहिए, लिखने का तरीका ये आना चाहिए कि इसको हम एक फॉर्मेट में पहले लिख लें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l टू द पावर 1/2 g टू द पावर -1/2। तो जो भी एरर होती है वो ऐड होती है, एरर माइनस नहीं होती, एरर हमेशा एक्यूमुलेट होती है। इसका मतलब कि डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, हमें ये 2 पाई से न्यूमेरिकल वैल्यू इससे नहीं मतलब होता, इसका मतलब 1/2 डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस एरर एक्यूमुलेट हो रही है तो ये प्लस के साथ लिखेंगे 1/2 डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 1/2 डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना परसेंट है, 3% का एरर है। यहाँ पे फिर क्या है 1/2 डेल्टा जी बाई जी 4% का एरर है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई कि यहाँ पे अगर देखें तो 3/2 प्लस ये 2 आ गया, तो वैल्यू कितना आ गया 3/2 में 1.5, तो 3.5% का आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, किसमें, टाइम पीरियड में। अब ऐसे कई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी बोलता है ऐसे बहुत सारे फंक्शन बना देगा, खूब बड़ा सा इक्वेशन बोल देगा। जो प्रेशर होता है ना वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। अब इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ए बी सी डी में ए में 1%, बी में 2%, सी में 3%, डी में 4%। एक फार्मूले ऐसे दे देगा, आपको बना के फार्मूले दे देगा, बोलेगा कि इस प्रेशर में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। एरर मतलब डेल्टा पी बाई पी, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे जो पावर होती है 3 डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस यहाँ पे पावर 2 है तो 2 डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जो पावर होती है वो क्या होती है, जो एरर होती है वो एक्यूमुलेट होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पावर c -1 d -1 करेंगे तो -1 हमसे नहीं मतलब है, सिर्फ हम पावर जिसका जो एरर है एक्यूमुलेट करते हैं, तो पावर यहाँ पे 1 है तो डेल्टा c बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमें सब कुछ पता है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1% का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी 2%, प्लस 3% डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100, डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना है 4%। तो 4 3 7 4 11 3 15 11 3 14, तो 14% का एरर आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में बहुत सारे फार्मूले आते हैं, 1-1 मिनट के ये क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। बात करते हैं थर्ड, द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। स्फीयर का कह रहा है कि रेडियस 2 हो, तो आपको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो इसको हम एरर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपके पास 3 टाइम्स ऑफ रेडियस में जो परसेंटेज एरर है 2% का है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 6% आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा बात करते हैं इस टाइप के 1-1 मिनट में उड़ाने वाले नीट के क्वेश्चंस। यहाँ पे परसेंटेज एरर इन मास दिया है 4%, लेंथ में 3% का है। पूछ क्या रहा है, दी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, अगर आपके पास ये क्यूब है इस तरीके से, ऑलराइट, इस तरीके से आपके पास एक क्यूब है, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। तो आपको डेंसिटी पूछा, डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम, तो मास अपान वॉल्यूम मतलब ए क्यूब। अब इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे रखेंगे, आपको पता है डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100
आपको एरर एक्यूमुलेट होती है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। मास में कितना परसेंट का एरर है, मास में परसेंटेज एरर 4% का, तो 4% प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेंथ है, उसके साइड्स में कितने परसेंट के एरर हैं, 3% के, तो 3 त्रिका 9, 9 4 13% का एरर होगा किसमें, डेंसिटी में। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक एक मिनट के क्वेश्चंस नीट के देख रहे हैं आप। क्विक क्रैकर 45, a certain body weight 22.42 gram and has measured a volume 4.7 cc। तो आपके पास दिया है सर्टेन बॉडी वेट, मास दिया है यहाँ पे 22.42 ग्राम, 42 ग्राम, ऑल राइट। और क्या दिया, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम मतलब V, 4.7 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोल रहा है, द पॉसिबल एरर मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर। एरर भी दे दिया, मतलब कि ये जो मेजर्ड किया जा रहा है डेल्टा एम की वैल्यू, मास में कितना परसेंट का एरर कर रहा है, कितने का एरर कर रहा है, 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम का एरर कर रहा है। और जो मास में एरर का जो वॉल्यूम में एरर का हो रही है डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 सीसी, ये एरर हो रहा है। आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी के बारे में पूछा, मैक्सिमम एरर मतलब डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, रो बराबर क्या, मास अपान वॉल्यूम। तो इसको इन टर्म्स ऑफ अगर हम परसेंटेज एरर में लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेल्टा m बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमें मास में जो एरर है मैं ड्यूरिंग मेजरमेंट वो कितना है, 0.01 ग्राम, 0.01। ऐसे जेई मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। डेल्टा m बाई एम 0.01 ग्राम इनटू m की वैल्यू 22.42 ग्राम, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ऑल राइट, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे, प्लस डेल्टा वी 0.1 सीसी अपान 4.7, ये भी सीसी। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2% का एरर आएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, एक मिनट में उड़ाने वाले। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, उसमें देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स का पहले बेसिक देख लेते हैं। ये स्केल जो होती है, इस स्केल को बोलते हैं मेन स्केल बोलते हैं, ये बड़ी वाली स्केल को। ये स्लाइडर होता है, ये वाला स्लाइड करता है आगे पीछे, जहाँ पे भी हो इसको फिक्स कर दीजिए। ये जॉज बोलते हैं, ये वाला जो होता है ये जॉज बोलते हैं, ठीक है। जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट फिक्स होता है। वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मापते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल स्केल मेजर करते हो तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 mm होता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स की खासियत क्या है, जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है उसको जो है 1 mm को भी 10 पार्ट में बांट करके रीडिंग देता है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग देता है। अगर हम बात करें इसका बेसिक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स जो होता है 1 MSD जो है, ये जो मेन स्केल डिवीजन होता है ये mm में ही होता है। आपका जो इस कन्वेंशनल स्केल जो आप यूज करते हो वही वाला है, 1 mm इसका लीस्ट काउंट होता है। अब यहाँ पे 10 VSD का मतलब कोइंसाइड विद 9 MSD दिया है, क्या कि 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 VSD बराबर 9/10 MSD मतलब 0.9 mm। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है कि 1 MSD माइनस 1 VSD, ये याद रखें। MSD कितना मेन स्केल डिवीजन में मेजर कर पा रहा है, 1 mm। 1 VSD में कितना mm होता है, 0.9। तो इसकी जो लीस्ट काउंट वैल्यू आ रही है 0.1, मतलब 1 mm का 10वां पार्ट, ये लीस्ट काउंट है।
तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस लिखते हैं तो वर्नियर मेन स्केल रीडिंग क्या वो मेजर कर पा रही, जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, इसके बाद उसकी रीडिंग मेन स्केल पे क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ये मेन स्केल पे कितना दिख रही है वो लिखते हैं, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये जो वर्नियर स्केल नीचे वाला जो स्केल है वो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, किस स्केल पे, वर्नियर स्केल जो कोइंसाइडिंग पार्ट है, तो अगर 5वें पार्ट से मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ठीक, अब बात ये आती है सर इसमें दो तरीके से होते हैं, अगर मान लो कि आपने बार बार वर्नियर कैलिपर्स यूज किया तो ऐसा हो जाता है कि उसमें एरर आ जाती है, एरर हो सकता है पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। अब ये पॉजिटिव एरर क्या होती है, मान लो कि आपने कुछ भी नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट को हटा दिया और आपस में ऐसे जॉज को सटा दिया, अगर एक्चुअल जो वर्नियर कैलिपर से विदाउट एररलेस जिसको बोलते हैं उसमें ये जो इसका जो जीरो है और इसका जो जीरो है दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। अगर 0 0 पे कोइंसाइड का मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, जीरो इधर खिसक गया, चिपकाने के बाद 0 0 इधर नहीं रहा, वर्नियर स्केल का तो ये मेन स्केल का जीरो इधर है लेकिन वर्नियर स्केल का ऐसे ना होकर के यहाँ पे है, मतलब देयर इज एरर इज पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल आगे खिसक गया है, मतलब एरर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव एरर को जब हम एक्यूमुलेट करते हैं, जो पॉजिटिव एरर है जब उसको हम कंसीडर करते हैं तो हम फाइनल में एक्चुअल लेंथ से माइनस कर देते हैं, और जो नेगेटिव एरर है इसका मतलब जो ये आपका ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब कि उसमें नेगेटिव एरर है उसको ऐड करेंगे। ठीक, तो ये दो बातें याद रखें, एक क्वेश्चंस के थ्रू बात कर लें, मतलब एक्चुअल रीडिंग क्या होती है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एक्सेस एरर जो भी हो, पॉजिटिव एरर अगर पॉजिटिव है तो आप एरर माइनस करेंगे, अगर आपका एरर नेगेटिव है तो आप उसको ऐड करेंगे। एक क्वेश्चंस के थ्रू बात करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है 10 MSD 1 MSD में 1 mm, 10 VSD जो है 9 MSD से कोइंसाइड कर रहा है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, अब 10 MSD आपको बोल दिया, 10 VSD जो है वो 9 MSD से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब 1 VSD किसके बराबर है, 9/10 MSD के बराबर है। 9/10 मतलब 0.9 mm, तो आप लीस्ट काउंट लिख सकते हैं क्या, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक, तो 1 mm माइनस 0.9 mm, तो 0.1 mm ये लीस्ट काउंट आ गया। आपसे क्या पूछा, आपसे बोला है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट, बोल दिया जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ मेन स्केल विद 6 VSD। इसका मतलब कि हमारे पास राइट साइड है, मतलब पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर मतलब, और कितना पॉजिटिव एरर है, 6 VSD मतलब 0.1, तो इसका मतलब 0.6 mm, या अगर सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हैं 0.06 mm का इसमें क्या है, पॉजिटिव एरर है, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बाद में। फिर क्या बोल रहा है कि कंसीडर MSD एक्चुअल रीडिंग ऑफ द लेंथ इन 4.3 सेंटीमीटर विद 2 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, एस्टिमेट द लेंथ। अब आपके पास लेंथ का एस्टिमेट करना है, जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग बता दिया 4.3, तो 4.3 सेंटीमीटर, 4.30 सेंटीमीटर लिखें, और इसमें और विद 2 VSD मतलब लीस्ट काउंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर में अगर लिख रहे हैं इसको, तो जैसे ये mm में है, सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसका मतलब 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2 मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर स्केल रीडिंग, तो आपके पास वैल्यू कितना आ गई, 4.30 सेंटीमीटर, ये आपके 32 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या हो गया,
टोटल लेंथ हो गई। अब हमें एक्चुअल लेंथ, तो ये तो मेजर्ड लेंथ है, एक्चुअल लेंथ क्या होती है, रीडिंग जो होती है या ऑब्जर्व रीडिंग माइनस आपके पास अभी क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू अगर आप एक्चुअल रीडिंग लिखना चाह रहे हैं, एक्चुअल रीडिंग आप लिखना चाह रहे हैं तो वैल्यू कितना 4.32। अब यहाँ पे देखो 6 VSD पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव को माइनस किया जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे देखें 4.32 माइनस 0.06 तो वैल्यू कितना आ जाएगी 4.26 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक्चुअल रीडिंग होगी उस लेंथ की, ठीक, जो भी उसके जॉज के बीच में फंसाया गया है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे है, वर्नियर कैलिपर्स का। अब जरूरी थोड़ी नहीं है पॉजिटिव एरर हो, निगेटिव एरर हो सकती है, निगेटिव एरर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं अब स्क्रू गेज, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्क्रू गेज। लास्ट देखते हैं स्क्रू गेज कैसे काम करता है, कैसे इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो ये बेसिकली एक स्क्रू गेज है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये वाला जो होता है इस पे जो है मार्क होता है डिफरेंट डिफरेंट, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, और इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे फंसाया जाता है इन दोनों जॉज के बीच में। ये जो जॉज बने हैं इन दोनों जॉज के बीच में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड कर देते हैं। और उसकी थिकनेस कैसे मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लें ये मेन स्केल्स जो होता है वो आपका वही जो आप स्केल यूज करते हो mm लीस्ट काउंट होता है ना उसका 1 mm, तो यहाँ पे 7 शो कर रहा है। ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला वो 7 शो कर रहा है, इसके बाद 8 नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग उसकी 7 है। अब बात ये आती है जो नहीं शो, जो 7 के बाद जो थोड़ा सा खाली है उसकी कैसे रीडिंग ले, वो ये आता है आपका, ये आपके सर्कुलर स्केल बताता है। तो यहाँ पे ये अगर ये 47 पे इसके करस्पॉन्डिंग ये एक ऐसे यहाँ एक मार्कर लगा होता है, हाइलाइटर लगा होता है, बेसिकली एक मार्क ऐसे लगा होता है 0 के करस्पॉन्डिंग इसी लाइन पे। तो अगर यहाँ पे 47 है तो इसका मतलब इस पे 1 mm में एक पूरा राउंड खिसकाने में 1 mm खिसक रहा है, और उसमें 100 इसमें 100 चीज़ें मार्क हैं, 100 नंबर 100 नंबर मार्क हैं। इसका मतलब क्या है, एक पिच मतलब 1 mm, पिच का मतलब होता है कि एक रोटेशन लेने में जितना वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच आपका 1 mm का है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है 100, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। ये लीस्ट काउंट हो गया मल्टीप्लाइड बाई कितना वो अभी रीडिंग यहाँ पे मेजर करा 47 सर्कुलर स्केल पे है, तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल 47, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 mm प्लस ये वैल्यू कितना 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 47, तो ये आपके पास इतना mm आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इसकी थिकनेस, ये जो ऑब्जेक्ट इसमें लगाया गया होल्ड किया गया है। अब आपको एरर का भी कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मान लेते हैं कि ये इसमें अगर 0 से लेके 99 तक मार्क है चीज़ें, तो कहीं 0 अगर 0 के करस्पॉन्डिंग आ गया इसी लाइन पे, तो मतलब वो उसका 0 एरर है, कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है। अगर एक बात करें, अगर 0 जो है आपके पास यहाँ पे मेन स्केल यहाँ पे है, मतलब अगर ये 0 नीचे ही रह गया और यहाँ पे 10 चढ़ गया, मतलब पूरा जॉज को बंद है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा कस कर दिया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज एरर। अगर एरर है तो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर आपके पास 0 नीचे है तो पॉजिटिव एरर है, 0 ऊपर है तो नेगेटिव एरर है। पॉजिटिव एरर है तो उसको माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव एरर है तो उसको लास्ट में ऐड करेंगे। ये बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन दिया है कि 10 रोटेशन ऑफ अ कैप अ स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 mm, 10 रोटेशन कर रहा है तो 5 mm खिसक रहा है, मतलब कि 10 रोटेशन में 5 mm, 10 रोटेशन में 5 mm, तो एक रोटेशन में कितना 5/10,
mm मतलब 0.5 mm। ये इसका क्या है, ये इसका पिच है, इसका क्या है, पिच है। अब का कह रहा है अ कैप हैज़ 100 डिवीजन, जो यहाँ पे जो कैप पे 100 डिवीजन है वो बता दिया 100 डिवीजन है। फाइंड लीस्ट काउंट, पहला आपको हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट बराबर आपने क्या सीखा, लीस्ट काउंट बराबर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.005 mm। ये आपके पास आ जाएगा, ये लीस्ट काउंट हो जाएगा इस स्क्रू गेज का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पे देखते हैं। अ रीडिंग इज टेकन फ्रॉम अ डायामीटर ऑफ ए वायर, एक वायर लिया गया, उसका डायामीटर मेजर करना है हमें। विद स्क्रू गेज सोज दी 4 कंप्लीट रोटेशन, बता दिए 4 चक्कर तो मार रहा है, मतलब 4 चक्कर मार रहा है। एक चक्कर मारने में कितना, एक चक्कर मारने में 0.5 mm, 0.5 mm एक चक्कर मारने में। तो ये हो गया 4 चक्कर में। अब उसमें क्या कहा, 4 कंप्लीट रोटेशन एंड 35 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो प्लस 35 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय 0.005 mm। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ दिस डायामीटर ऑफ द वायर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बेसिक फंडा है किसी भी स्क्रू, अगर इसमें भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव एरर होता तो उसको भी, अगर पॉजिटिव एरर होता तो यहाँ माइनस करता, अगर नेगेटिव एरर होता तो ऐड करता। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो इतने ही कॉन्सेप्ट हैं चाहे स्क्रू गेज में बेसिक, जो आज की क्लास का था। आज यूनिट डायमेंशन में जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं वो सारे लिए हैं, स्क्रू गेज, राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ऐसे डेली होमवर्क मैं दे के जाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पिछले 30 साल के नीट के पेपर उठाइए और यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चंस करिए। उसमें ये यूनिट का मतलब पूरी फिजिक्स में, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक मैकेनिक्स का पार्ट, पूरी फिजिक्स में कहीं से भी यूनिट पूछ सकता है। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, उसके यूनिट्स याद रखिए, बेसिक जो चीज़ें हैं। आप पिछले 30-32 साल के जो पेपर हैं आप उसको सॉल्व करें। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है 9427606087 पे पोस्ट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा जो है चैनल पे वीडियो डाल रहा हूं। और ये जो क्विक क्रैकर 45 है ये ज़रूर आपके नंबर में इम्प्रूवमेंट ले आएगा, आपकी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करेगा, जम के प्रिपरेशन करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं मंडे को इसी नीट क्विक क्रैकर 45 के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।